नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में दिखे। नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर उन्होंने जोरदार निशाना साधा। राम भक्तों पर गोली चलाने के मामले से लेकर के आपको बताएं कि ये राम राज्य, आतंकवाद, सब मसलों पर योगी आज गरजते नजर आए। आज उपद्रवियों पर होने वाली कार्रवाई पर हमसे जवाब तलब करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर पे टोपी पहन देने से धर्म नहीं हो जाता है। 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी। फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे भी। तो अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा? सदन में जिसने भी योगी आदित्यनाथ को अब तक देखा है तो बहुत सहज देखा है, अपनी बातों को रखते देखा है। योगी आदित्यनाथ इतने गुस्से में इससे पहले नहीं दिखे, पर आज गुस्सा दिखाई दिया। उपद्रवियों से विपक्ष की मोहब्बत पर योगी ने जब बोला तो हर कोई सन्न रह गया। प्रदेश की बालिकाओं के साथ हुए बर्बर और अमानवीय कृत्य को, जिसमें जिन लोगों ने यह कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, वे लोग यहां पर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या की मान्यता को ही धूल दूषित करने का कार्य किया था, वे आज उपद्रवियों पर होने वाली कार्रवाई पर हमसे जवाब तलब करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, आतंकियों से मुकदमे वापस लेते हैं। इनसे कौन उम्मीद करेगा? आखिर जिस कार्य के लिए 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी, जो लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आखिर उन राम भक्तों की बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई ना। अयोध्या में वर्षों से दबी हुई उन भावनाओं को एक मंच मिला और इस मंच के माध्यम से चीजें सामने आई हैं कि वास्तव में भारत का लोकतंत्र दुनिया का एक सशक्त लोकतंत्र है और इसने भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास भी कराया है और भारत की न्यायपालिका की ताकत का भी एहसास कराया है। सचमुच 30 अक्टूबर 2090 और 2 नवंबर 2090 को परिंदा नहीं, लाखों राम भक्त अयोध्या में थे, लेकिन ये सचमुच 9 नवंबर 2019 को साबित हुआ है कि परिंदा भी कहीं कानून व्यवस्था में पर नहीं मार सकता है। तो उत्तर प्रदेश ने 9 नवंबर 2019 को साबित किया है। यह इस देश की विजय है। जो राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर की मांग कर रहे थे वे सही थे और जो गोली चलाने वाले थे वे गलत थे, ये साबित हुआ है। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाना उचित मानते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला हुआ था। तत्कालीन फैजाबाद जनपद, जो आज का अयोध्या जनपद है, यहां की कचहरी में, लखनऊ की कचहरी में, वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे, आतंकी हमले हुए थे। संकट मोचन मंदिर काशी में आतंकी हमला हुआ था, बम विस्फोट हुए थे, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। वे चेहरे कौन थे जो इन आतंकवादियों और इन देशद्रोहियों के साथ अपना संबंध जोड़ करके इनके मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किए थे?
और उसी ढर्रे को अपनाना चाहते हैं। जो लोग कानून को रौंदने का कार्य करते हैं, उनकी पैरवी मुझे ताज्जुब होता है। यानी जब मैं देखता हूं कि जानते हुए 19 दिसंबर 2019 महोदय, हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले किसी भी आंदोलन को हम समर्थन देंगे, उसको पूरी स्वतंत्रता देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे। लेकिन लोकतंत्र की आड़ लेकर के अगर कोई कानून की ध्वजियां उड़ाएगा, निर्दोष लोगों पे हमला करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, या फिर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम देगा, तो फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे भी। योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा कि अब देश को यह तय करना है कि जिन्ना का सपना साकार करना है या फिर बापू का सपना साकार करना है। क्या जिन्ना के सपने को साकार करना है या बापू के सपने को साकार करना है, ये तय करना होगा। महोदय, जो 19 और 20 दिसंबर को हिंसा हुई, पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए भाई, अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में थे। उन्होंने कहा कि तिरंगे की आड़ में हम हिंसा को नहीं होने देंगे। देशद्रोहियों के साथ सहानुभूति करने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं। 19 दिसंबर 2019 को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ साथ ऐसे संगठन भी इस पूरे बंदी और महाबंदी में शामिल हुए थे जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो सुरक्षा को तार-तार करना चाहते हैं, जो संविधान की आड़ लेकर के और तिरंगे की आड़ लेकर के पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, जिनकी फंडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है, टेरर फंडिंग है। और उन लोगों के प्रति हमारे विपक्ष के मित्रों की सहानुभूति, ये सहानुभूति हमारे माननीय दलीय नेताओं की, विपक्ष में बैठे हुए नेताओं की सहानुभूति इस प्रदेश के गरीब के प्रति, इस देश के प्रदेश के नौजवान के प्रति, प्रदेश की महिलाओं के प्रति, प्रदेश के किसान के प्रति होती, हमें प्रसन्नता होती है। लेकिन इनका उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि जब गांधी जी की 150वीं जयंती पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की चर्चा दलीय नेताओं की बैठक के बाद सहमति के आधार पर इस सदन ने प्रारंभ की, तो विपक्ष यहां से वॉकआउट कर गया था। यानी उनका गरीबों की शिक्षा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, चिकित्सा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, किसानों का विकास हो, उनकी आय दुगनी हो, इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, नौजवान रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता हो, इसके बारे में उनकी कोई सहानुभूति नहीं। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में हम कुछ प्रयास कर सकें। आखिर जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हमने चर्चा की थी, वे तो सब प्रदेश के गरीबों के लिए था, महिलाओं के लिए था, प्रदेश के विकास के लिए था, बुनियादी सुविधाओं के लिए था। अगर विपक्ष की सहानुभूति सचमुच प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति होता तो ये लोग हाउस से बहिर्गमन नहीं करते। इस सदन में उन सभी सदस्यों की तरह वे भी चर्चा करते। पूरा सदन यहां बैठा था, 36 घंटों तक चर्चा करता रहा। और 36 घंटों के बाद चर्चा के बाद भी जब आपने इस बात को कहा कि भाई 36 घंटे की चर्चा तय है, अब हम लोग इसमें जवाब चाहते हैं, इस कार्यक्रम को अब इसके साथ ही समेटना चाहिए, अन्यथा मेरा मानना था कि 36 घंटे और इस सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते थे, हर सदस्य बोल सकता था। और मैं बहुत आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का
कितने अच्छे अच्छे और कितनी सार्थक बहस हुई थी, कितनी गंभीर चर्चा हुई थी। सदन के सही मायने 2 अक्टूबर 2019 और 3 अक्टूबर 2019 को देखने को मिला था कि वास्तव में देश की विधानमंडल में और देश की संसद में किस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए थी। उसकी गवाह उत्तर प्रदेश का विधानसभा बनी थी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल बना था। तब विपक्ष के हमारे माननीय नेतागण यहां से बहिर्गमन कर गए थे। वहां पर भी थोड़ा स्वाभिमानी जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं, हम चर्चा में भाग लेंगे, क्योंकि गरीब का प्रश्न था, प्रदेश का प्रश्न था। वो लोग भाग लिए, मैं धन्यवाद दूंगा उनको। इधर सीएए को लेकर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भड़की हिंसा को सीएम योगी ने प्रायोजित बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने लोगों को भड़काने का काम किया। 15 दिसंबर को जामिया मिलिया में हिंसा हुई। जैसे ही हिंसा की खबर आई, मैंने तत्काल अलीगढ़ के प्रशासन को अलर्ट किया। मैंने कहा देखो, जामिया में कोई हिंसा हुई है, आप लोग वहां पर एक बार देखिए यूएमयू में क्या हो रहा है। 15,000 छात्र सड़क पर उतर करके वे अलीगढ़ को जलाना चाहते थे। एक हिंसक कुछ लोगों की घुसपैठ उसके माध्यम से करके फोर्स वहां पे थी, बाहर थी, फोर्स अंदर नहीं गई। और डीआईजी को चोट लगी, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। अंदर से पहले पत्थर फेंके गए, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, फिर अवैध असलों से हमला किया गया। उस सब के बावजूद पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया और पुलिस तब तक कैंपस में नहीं गई जब तक कुलपति ने लिखित रूप से कैंपस के अंदर फोर्स को नहीं बुलाया। लेकिन कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। अलीगढ़ पूरी तरह सुरक्षित है और सुरक्षित आज आगे रहेगा। यानी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है हम उसकी सराहना भी नहीं करेंगे। हमने इससे पहले ये बंदी के पहले सबसे संवाद बनाया था प्रशासन में, प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, एसीएस होम हो, सेक्रेटरी होम हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, जोनल एडीजी हो, रेंज स्तर पर आईजी, डीआईजी या जनपद स्तर पर एसएसपी, एसपी, डीएम या फिर कमिश्नरी स्तर पर कमिश्नर, ये जितने अधिकारी थे, यहां तक कि थाना स्तर और तहसील स्तर पर तैनात जो हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं या एसडीएम हैं, इन सब ने, सभी स्तर के अधिकारियों ने अलग अलग लोगों के साथ संवाद बनाकर सबसे कहा कि भाई देखो, लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन आगजनी मत करना, तोड़फोड़ मत करना। हाँ, धारा 144 लागू थी और ये 9 नवंबर के पहले भी थी, समय समय पर लागू भी की गई। जो परमिशन लेता है, परंपरागत पर्व त्योहार इस दौरान हुए हैं, धारा 144 उस पर लागू नहीं होती। और इसके बाद बार बार कहने के बावजूद सरेआम किस प्रकार से प्रायोजित तरीके से ये सारे किए गए, किस प्रकार से किया जा रहा है, यानी मुझे आश्चर्य होता है। यानी मैं अब तक तो ये सोचता था कि अपराधी भी अपने पुत्र और पुत्री को अपराधी नहीं बनाना चाहता, लेकिन यहां बड़े बड़े राजनेता अपने पुत्रियों को भेजते हैं उन लोगों के बीच में जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आचरण, कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को, कहां देश को ले जाना चाहते हैं, कैसे पीढ़ी हम देना चाहते हैं देश को, कैसी वारदातें हम करवाना चाहते हैं। विपक्ष को योगी आदित्यनाथ ने क्या नसीहत दी और दल और देश को लेकर के क्या कहा, बताएंगे आपको। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। राजपत्रियों पर होने वाली कार्रवाई पर हमसे जवाब तलब करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर पे टोपी पहन देने से धर्म नहीं हो जाता है। 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी, फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे भी। तो अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। दल और देश को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए जरा। कि सरकार किसी भी प्रदेश के नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने देगी।
किसी के साथ नहीं। हमने इस बात को सीखा है कि दल से बड़ा देश होता है। हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हमने सत्ता को साध्य नहीं माना है, एक साधन माना है, और साधन लोक कल्याण का माध्यम बनाने के लिए माना है। ये हमारे लिए साध्य नहीं हो सकता है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता कि सत्ता प्राप्त कर लिया। राम राज्य पर भी योगी आदित्यनाथ जमकर बोले और कहा कि विपक्ष राम राज्य को समझता तक नहीं है कि हमारी सरकार राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राम राज्य तुलसीदास जी ने तो बहुत स्पष्ट किया है, और राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं है। राम राज्य की परिभाषा बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने इसके माध्यम से स्पष्ट भी किया, और यही उल्लेख किया गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। यानी हर प्रकार के दुखों, चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, इन तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का उपाय एक किसी भी लोक कल्याणकारी शासन का दायित्व बनता है। तो योगी आदित्यनाथ आज पूरे एक्शन में दिखे सदन के अंदर, और जिस तरीके से एक एक करके उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर हमले किए, ऐसे में योगी की गर्जना के जरिए हमने आपको यह बताने की कोशिश की। इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही। नमस्कार।